ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्रों, जी हाँ, कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के सारे पाठों की प्रश्नोत्तरी वन वीक शॉर्ट लेके आए हैं, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम पढ़ेंगे अंतराल भाग 2। इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो अंतराल भाग 2 के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी कहानी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो ऑप्शन नंबर ब रंगभूमि का अंश है। प्रश्न नंबर 2, सुभागी किसकी पत्नी? तो ऑप्शन नंबर ए भैरव की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 3 है, सुभागी भैरव की मार के डर से कहाँ छिप जाते? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 6, सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है। प्रश्न नंबर 4 रहेगा, किस घटना से सूरदास को आत्मग्लानि हुई और फूट फूट कर वह रोने लगे? तो ऑप्शन नंबर 6, चरित्र पर प्रश्न उठाने से। प्रश्न नंबर 5, ये किसने सोचा कि जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा? ऑप्शन नंबर बैराइट भैरव ने। प्रश्न नंबर 6, विश्व कोहर की माटी पाठ में पसीन शब्द का संबंध किस पुष्प से है? ऑप्शन नंबर 6, कमल के पुष्प से है। प्रश्न नंबर 7, छप्पन का काल किस वर्ष हुआ? तो सन 1899 में। प्रश्न नंबर 8 है, सूरदास की झोपड़ी कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो इसका सूरदास रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, शिप्रा नदी द्वारा किसके पाँव पखारे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर रहेगा कि महाकालेश्वर के। प्रश्न नंबर 10, गांव में लू से बचने की दवा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 6, कच्चे आम का पन्ना करना। प्रश्न नंबर 11, सूरदास की झोंपड़ी से रुपयों की थैली उठाने व उससे जलाने का काम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए भैरव ने किया था। प्रश्न नंबर 12 है, किसने कहा यह कैसे लगी सूर्य चूल्हे में तो आग ही नहीं छोड़ दिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 13 रहेगा, बजरंगी ने कहा था। प्रश्न नंबर 13 है, ये किसने कहा था कि क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर 6, जगदर ने कहा। प्रश्न नंबर 14, ये किसने कहा कि चूल्हा ठंडा नहीं किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ऑप्शन नंबर 6, नायक राम ने कहा था। प्रश्न नंबर 15, ये किसने कहा था कि तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे? इसी तरह से जब मेरे घर में चोरी हुई तो तब स्वाहा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ठाकुर दीन का। प्रश्न नंबर 16 है कि ये किसने कहा था, अंदर तो जा सकते पर बाहर नहीं निकल सकते, अब चलो आराम से सो रहा हो, सो जाना होना होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बे नायक राम ने। प्रश्न नंबर 17, ये किसने कहा कि मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता? ऑप्शन नंबर 6, जगदर ने कहा था। प्रश्न नंबर 18, जो खुद भी खोचा लेकिन घूमकर कम तोलता है, उस मन आज सूर्य के पेशे को लेकर विचलित हो रहा है, वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब जगदर। प्रश्न नंबर 19, सूरदास की झोपड़ी में आग लगने के बारे में कौन जानता था? तो ऑप्शन नंबर ए तो सुभागी जानता था। प्रश्न नंबर 20 है कि मिठुआ किसके घर से रोता हुआ चला आ रहा था? ऑप्शन नंबर ड विश्व के घर से। प्रश्न नंबर 21 है, किसने कहा था कि हम भी 100 लाख पार मनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 6, सूरदास ने। प्रश्न नंबर 22 है, भस्म स्तूप के चारों ओर कौन जमा हो गए जिन्होंने प्रश्नों से सूरदास को परेशान किया? तो ऑप्शन नंबर बैरेट बालकों ने। प्रश्न नंबर 23, आजकल तो देखते ही हो ब्लड बल मटेरों के बारे में बिक्री कितनी मंदी है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर से भैरव ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23, गाँव में अकाल के समय प्राकृतिक संपदा के रूप में विश्वनाथ त्रिपाठी ने किसने खाने को बताया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, कमल की लकड़ी। प्रश्न नंबर 25 से कमल सोई श्रृंगार तोरो लोकी भिंडी भटकाएगा, इसके कदम के बारे में किसने कहा? फूलों से कहा गया।
प्रश्न नंबर 26, डोडा, मज, गिद्धवा, धामिन, गेहून और गौर, कड़ाइश आदि प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर 6 सांपों की प्रजाति है। प्रश्न नंबर 27, कौन अपनी चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डेनों के अंदर अंडे छिपा लेता है? तो ऑप्शन नंबर है इसका बत्तख है। प्रश्न नंबर 28 है, विश्वनाथ का छोटा भाई पैदा हो जाने से उसका दूध कट गया, बाद में उसने किसने पाला था? प्रश्न नंबर 6 राइट है। ऑप्शन नंबर 6 कैरेशियन दाई ने। प्रश्न नंबर 29 है, सुई की डोरी से बनी हुई कतरी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 दोनों कहते हैं, यानी घूदड़ी कहते हैं, सूजनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, कमल, कोया, हर, श्रृंगार आदि पुष्प किस ऋतु में फूलते? तो ऑप्शन नंबर 10 शरद ऋतु में फूलते। प्रश्न नंबर 31 है, भरभंडा या सत्यनाशी फूल का दूध माँ कब लाती है? तो ऑप्शन नंबर 6 की आँख आने पर। प्रश्न नंबर 32, फूल, खिले खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी कुटकी फूल खिले कविता किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर राइट नवल नवल शुक्ल की। प्रश्न नंबर 33 है, सबसे खतरनाक सांप की प्रजाति घेवन थी, जिससे और किस नाम से जाना जाता है? जिसको फेंटारा नाम के जाना जाता है। ऑप्शन नंबर राइट है। प्रश्न नंबर 34, चेचक के रोग के पास कौन से फूल और पत्ते रखे जाते? तो ऑप्शन नंबर दे नीम के पत्ते रखे जाते। प्रश्न नंबर 35, ततैया का डंका किस फूल के सूंघने से जड़ जाता? तो ऑप्शन नंबर है बेर। प्रश्न नंबर 36 है, कटहल किस ऋतु का फल और तरकारी है? तो ऑप्शन नंबर 6 गर्मी का। प्रश्न नंबर 37 है, खेतों में पानी देने के लिए जो नालियां बनाई जाती है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन नंबर एट बराहा कहते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, विश्व कोहर में किसका घर के आंगन में जूही लगी थी? ऑप्शन नंबर है संतोषी भैया की। प्रश्न नंबर 39, सूरदास का चरित्र है तो पुण्य निर्माण में विश्वासी। प्रश्न नंबर 40 है, झोंपड़ी से निकलती ज्वाला की तुलना किससे की गई? तो ऑप्शन नंबर है मंदिर स्वर्ण कलश से। प्रश्न नंबर 41, विश्व कोहर में देवी का फूल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर से गुड़हल का पुष्प। प्रश्न नंबर 42 है, मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है? तो ऑप्शन नंबर क्वार। प्रश्न नंबर 43 है कि अपना मालवा खाऊं या उजाड़ू सभ्यता पाठ प्रभात जोशी ने लिखी, तब तक इनकी उम्र थी? तो ऑप्शन नंबर 6 राइट था, इसके 70 वर्ष थे। प्रश्न नंबर 44 है कि किस नदी ने यशवंत सागर को इतना भर दिया कि 25 साइफन एक साथ चलाने पड़े थे? तो ऑप्शन नंबर गंभीरी नदी को। प्रश्न नंबर 45 से ज्ञान तो पश्चिम रेंशा के बाद ही आया, कथन में भाव है? तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट व्यंग्य। प्रश्न नंबर 46 ने हाथी पल्ला नामक क्यों पढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर है कि हाथी पर बैठकर गुजरने के कारण। प्रश्न नंबर 47, ओंकारेश्वर जाते समय कौन सा घाट आता? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कि विंध्य घाट आता। प्रश्न नंबर 48, नेमावर के रास्ते में केवड़ेश्वर से कौन सी नदी निकलती? तो ऑप्शन नंबर 6 शिप्रा नदी। प्रश्न नंबर 49 से 49, पिछले 128 सालों में मालवा में कब 177 इंच तक पानी गिरा था? प्रश्न नंबर 6 1973 में। प्रश्न नंबर 50, भारी बारिश से सोयाबीन की फसल गल गई, लेकिन इसकी भरपाई किस फसल से हुई? तो ऑप्शन नंबर 6 गेहूं और चना से। प्रश्न नंबर 51 है, नई दुनिया पत्रिका की लाइब्रेरियन में पानी के रिकॉर्ड कब से उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर 6 1878 में। प्रश्न नंबर 52 है, लेखक प्रभाष जोशी नदी को क्या मानते थे? तो ऑप्शन नंबर माता मानते थे। प्रश्न नंबर 53, इनमें से दो मुआ सर्प होता है? तो ऑप्शन नंबर 6 पटिया। प्रश्न नंबर 54, सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह गिनगिनाने लगता है? तो ऑप्शन नंबर 6 की घोड़ गड़ाइच। प्रश्न नंबर 55, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन यह है कि सब बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के किस संबंध में है? तो ऑप्शन नंबर है माँ की ममता के संबंध में। प्रश्न नंबर, नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते, समाचार भी देते, किस कारण दुखी थे? तो ऑप्शन नंबर 6 कि गई रात को कुआलालंपुर में भारत के हारने के बाद। प्रिय छात्र छात्रों, ये आज तो हमारे थे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ये हमने आपके सामने चल के अंतराल भाग 2 के ये हमने कोशिश की, इस पूरे पाठ को पूरी अंतराल को पढ़ाने की कोशिश की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो अपेक्षित थे, ये हमने पूरा कर दिए हैं।
वन क्वेश्चन शॉर्ट। थैंक यू। ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कक्षा 12 की हिंदी साहित्य चल रही है, जिसका अंतराल भाग चल रहा है, और आज अंतराल भाग के हमने जो अब हम पढ़ेंगे, आज लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झोंपड़ी में आग लग जाने से सूरदास को किस बात का दुख था और क्यों था? तो इसका उत्तर है उस पोटली के जल जाने का दुख था, क्योंकि उसके जीवन भर की कमाई थी, जो उसकी सारी यातनाएं और रचनाएं का निष्कर्ष थी। उससे दुख था कि उसकी पोटली में उसके पितरों और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि सूरदास पोटली में जमा पैसों से क्या क्या करना चाहते? तो उत्तर रहेगा गया जाकर पितरों को पिंडदान करना, मिठुओं की सगाई कर बहू घर लाना, ताकि उसकी रोटी अपने हाथों से न बनानी पड़े। प्रश्न नंबर 3 है कि लोगों के चले जाने के बाद भी सूरदास झोंपड़ी की गर्म राख में क्या पाना चाह रहा था? तो इसका उत्तर रहेगा लोगों के चले जाने के बाद सूरदास ने सोचा कि पोटली जल गई होगी, पर रुपये की चांदी चांदी तो कहीं कहीं रह ना गई हो, अतः उस रुपयों की चांदी उस गर्म राख में ढूंढ रहा था। प्रश्न नंबर 4, जगदर को कैसे अंदेशा हुआ कि झोंपड़ी में आग भैरों ने लगाई होगी? तो इसका प्रश्न नंबर उत्तर रहेगा क्योंकि भैरव ने जगदर से सूरदास को रुलाने की बातें कही थी और कहा था कि वह अपन अपमान का बदला अवश्य लेगा। प्रश्न नंबर 5 है, जगदर भैरव को सूरदास के रुपये क्यों वापस लौटाने को कहा था? तो इसका उत्तर रहेगा जगदर मन का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय में भैरव के पास अचानक आए इतने धन को पच्चा नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि आधे रुपये उससे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। प्रश्न नंबर 6 रहेगा, जगदर भैरव को क्या क्या कहकर डराता है कि तुम्हें सूरदास रुपये वापस लौटा देना चाहिए? तो इसका उत्तर रहेगा उसने सूर्य की बड़ी मकसद की कमाई या हजम न हो कि पुलिस पकड़ लेगी, या गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, आदि बातें कहकर डराता है। तो प्रश्न नंबर 7 है, सुबह की किसको भैरव का दूसरा रूप मानते और वह अपने घर अब कभी वापस क्यों नहीं जाना चाहते? तो इसका उत्तर रहेगा कि जगदर अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि उसका पति उससे पीड़ता था, जरूरत की कोई भी चीज उससे लाकर नहीं देता था। तब उससे सौभाग्य के चरित्र पर शक के कारण सूरदास की झोंपड़ी भी जला दी। प्रश्न नंबर 8 के सौभाग्य ने यह क्यों तय किया कि वह भैरव के घर ही रहेगी? तो इसका उत्तर है जब सौभाग्य को जगदर से ये सुनने को मिला कि भैरव ने आग लगाने पर से पहले झोंपड़ी की धन से पैसे की पोटली चुरा ली थी। दूसरी बात, सूरदास के चेहरे की असहन वेदना को देखा तथा यह भी सोचा कि मेरे ही कारण सूरदास को यह नुकसान हुआ, तब उसने भैरव के घर ही जाने की बात कही थी। अब प्रश्न नंबर 9, सूरदास विजयी घर की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से क्यों उखाड़ने लगे? तो उत्तर रहेगा पहले तो वह अपने पैसों के चले जाने से वह भैरव द्वारा सौभाग्य को पीटने की बात से नैराश्य, गलाने, चिंता और शोम में डूबा हुआ था। लेकिन जब उसके बेटे को गेशु ने चिढ़ाया कि खेल में रोते हो, तो इस बात से उससे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया गया। सूरदास ने यह भी माना कि एक जीवन भी तो यह खेल है, इसलिए विजय घर की तरंग में उठ खड़ा हुआ और दोनों भाषाओं से राख उड़ाने लगा। तो प्रश्न नंबर 10 से मालवा के शासकों ने पानी में रख रखाव के लिए क्या प्रबंध किया? तो इसका उत्तर रहेगा पानी के रख रखाव के महत्व को समझते हुए राजाओं ने पठार पर पानी को रोक कर रखने के उपाय किए। उन्होंने पानी संरक्षण के लिए अनेक तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 11 कि विश्वनाथ की मां लू से बचने के लिए क्या क्या करते? तो इसका उत्तर है धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांधना, कच्चे आम का पन्ना गुड़ या चीनी में भूनकर उससे पिलाना, उसका शरबत
लेपना और सिर पर धोना। प्रश्न नंबर 12 है कि गुलाम अली साहब की पहाड़ी ठुमरी कौन सी है जिसे सुन विश्वनाथ क्यों रोने लगते हैं। अब तो आओ साजन गुलाम अली साहब की ठुमरी थी, क्योंकि इसे सुनकर विश्वनाथ को अपने से लगभग 10 से 12 साल बड़ी वह औरत जो सुंदरी से कम नहीं थी, वह औरत इस ठुमरी को सुनने से व्याकुल नजर आती है, तो विश्वनाथ रोने लगते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि विश्व कोहर में हुई बरसात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विश्व कोहर में बरसात अचानक नहीं आती थी, पहले काली घटा छा जाती थी, बादल गरजते फिर से आ जाते, जो घोड़ों की सेना की तरफ बारिश आती, फिर विश्व कोहर की धरती सीवन आकाश दिशाएं तालाब बूढ़ी राप्ती नदी निकलते। प्रश्न नंबर 14 है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी देते, कैसे। लेखक विश्वनाथ ने बताया कि उनके गांव में तरह तरह के पुष्प खिलकर ग्रामीण प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने एक पुष्प भरभंडे के बारे में बताया कि उसे सत्यनाशी भी कहते हैं, जिसका दूध बच्चों की आंख आने पर माँ आंख में लगाया करते, इसलिए इस फूल को सुगंध के साथ साथ दवा देने का काम भी करते हैं। प्रश्न नंबर 15, पहली पहली बारिश में नहाने से शरीर के कौन कौन से रोग मिटते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा कि पहली बारिश में नहाने से कई रोग से मुक्ति मिलती, जैसे दांत घास फोड़ा फुंसी आदि। प्रश्न नंबर 16 है कि वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्या क्या कष्ट उठाते, उत्तर रहेगा वर्षा ऋतु में हर तरफ गंदगी कीचड़ और बदबू झेलते, खाना बनाने का ईंधन गीला हो जाता है, जिससे खाना बनाने में परेशानी आती है। धरती पर जोंक केचुआ जुगुन बोका गोचर मच्छर डांस आदि फैलने लगते हैं, जिससे ग्रामीण लोग परेशान होते हैं। प्रश्न नंबर 17, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिस विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हुए उजाड़ की असभ्यता है, तो इसका उत्तर है का लेखक को ऐसा लगा इसलिए लगता है कि क्योंकि मानव कृत्रिम विकास को ही प्राथमिकता देने लगा, अधिक धनार्जन ही अपना उद्देश्य समझने लगा, जिससे पेड़ पौधे काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है तथा विषैले गैसों को व्यापार कर प्राकृतिक को उजाड़ा जा सकता है, इसलिए उजाड़ की सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, लोक में छप्पन का काल सुनने में आता हुआ कौन सा समय, उस समय मालवा की क्या स्थिति रही होगी, तो 1899 ईस्वी में समय था, उस समय मालवा में 15.75 इंच पानी ही गिरा था, लेकिन मारवाड़ से भी लोग अपने विपत्ति के समय यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ पीने का पानी तथा खाने को पर्याप्त था। प्रश्न नंबर 19, आज मालवे की सदा नीरा नदियाँ अपने गालों के आंसू भी क्यों नहीं बहा सकती है, इसका उत्तर रहेगा क्योंकि जब लोग मालवा में प्रकृति माता से जुड़े तो नदी हमेशा बहती थी। अब लोगों में स्वार्थ से प्रकृति को तरह तरह के नुकसान दिए गए, जिसमें वर्षा कम होती है। अब हम पढ़ेंगे अंतराल का भाग 2 का निम्नदात्मक प्रश्नोत्तरी। तो निम्नदात्मक प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर रहेगा आशा को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में दीर्घजीवी कहा जाता है, क्योंकि आशा व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती। सूरदास क्रम से भी भिखारी था, किंतु उसे आशा थी कि वह एक दिन गया जाकर पितरों का पिंडदान करेगा, एक कुआं और मंदिर बनाएगा, मिठुआ का वह विवाह करेगा। इसी आशा के कारण रुखा सूखा खाकर भी उसे 500 रुपये से अधिक राशि एकत्रित कर ली गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति आशावादी बना रहा। भैरव ने शत्रुतावश उसकी झोंपड़ी में आग लगा देने पर भी सूरदास को आशा यह थी कि उसकी पोटली उसके मिल जाएगी, इसी कारण वह राग के ढेरों को टटोल रहा था, इसलिए आशा को दीर्घजीवी कहा जा सकता है। अब आता प्रश्न नंबर 2 कि सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिसमें पहला वो दृष्टिहीन गरीब था। सूरदास दृष्टि अथवा गरीब है, वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता। पॉइंट नंबर 2, सहृदय व्यक्ति। सूरदास की सहृदय व्यक्ति एक अनाथ बालक मिठुआ का पालन पोषण अपने संतान की तरह करता है।
पॉइंट नंबर 3, आत्मविश्वासी। सूरदास आत्मविश्वासी, वह फिर से घर बनाने और रुपये कमाने पर विश्वास रखता है। सहनशील व्यक्ति, झोंपड़ी में आग लग जाने से उसका सब कुछ जलकर राख हो जाता, पर वह फिर से सारी हानि धैर्यपूर्वक स्वीकार करता है। अब आता है कि बदले की भावना की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर आस्था। सूरदास की झोपड़ी में आग लगाते, किंतु फिर भी वह बदले की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर आस्था करता है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि भैरव के हाथ थैली लगने का पता होने पर जगदर की क्या मनोदशा हुई, उसका चित्रण कीजिए। भैरव के हाथ सूरदास की रुपये की थैली लगने का पता होने पर जगदर ऐसा वह सोचने लगा कि अब तो भैरव मौज उड़ाएगा। पाप ये तो कुछ भी नहीं है, मैं भी तो दिन भर झूठ बोलता हूँ, कम तोलता हूँ, खोटे बातों का उपयोग करता हूँ, तेल की मिठाई को घी ही कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने पर कुछ भी नहीं लगता है। ये जानते हुए कि ये बुरा काम है, लेकिन काम बाल बच्चों की खातिर अनुचित कार्य करता हूँ, इससे ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, इसका किया गया गुनाह बेस्वाद है तो नहीं है। फिर जगदर ने ईर्ष्यापूर्वक जाकर सारी बात सूरदास और सुपागी को बताती है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि विष कोहर की माटी पाठ के आधार पर शरद ऋतु के प्राकृतिक छटा का वर्णन कीजिए। विष कोहर उत्तर रहेगा, विष कोहर की माटी पाठ में वर्षा के बाद शरद ऋतु के प्राकृतिक आभा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि बरसात के बाद विष कोहर की धरती, सिवान, आकाश दिशाएं, तालाब, बुल्डी, शाम, राप्ती, नदी निखर उठते हैं, धान के पौधे झूमने लगते हैं, भुट्टे, चरी, चने के पौधे, केरले, खीरा, काकर, भिंडी, तोरी के पौधे फिर लताएं, और शरद में फूल, तालाब में शैवाल, शैवर, उससे नाला नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता है। तालाबों का नीला प्रसन्न जल ऐसा लगता है कि अभी इसमें कोई देवी देवता प्रकट होगा। शरद ऋतु में हर श्रृंगार के सफेद फूल खिल जाते हैं तथा सभी वनस्पति में निर्मल सौंदर्य आ जाता है। रात के स्वच्छ आकाश में चांदनी छिटक जाती है और ऐसा दृश्य बहुत ही मन भावन लगने लगता है। अब बता, विष कोहर की माटी पाठ की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। विष कोहर की माटी पाठ की मूल संवेदना प्रकृति के साथ मानव संबंधों की पड़ताल करना, जीवन की स्थितियाँ ऋतु परिवर्तन के साथ कैसे बदलती है, गाँवों के लोग प्राकृतिक प्रकोप का सामना किस तरह से करते हैं तथा प्रकृति में जग से किस तरह से अपना अटूट प्रेम संबंध रखते हैं, इन सभी की व्यंजना करना इसका मूल भाव। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान समय में आधुनिकता के कारण हमें प्रकृति से दूर नहीं होना चाहिए, प्रकृति के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखने चाहिए। दवाइयों के स्थान पर प्रकृति से निर्मित जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है कि विष कोहर की माटी पाठ में लेखक ने कौन कौन से प्राकृतिक पेड़ पौधे का अर्थात वनस्पतियों का वर्णन किया, अपने शब्दों में लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है विष कोहर की माटी पाठ में नंगा तलाई गांव का वर्णन किया गया। इसमें कई पेड़ पौधा अर्थात वनस्पति का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है कमल। नंगा तलाई गांव के पोखर में कमल खिलते हैं। अकाल के समय लोग कमल ककड़ी खाते हैं। कमल का बीज कमल गट्टा भी अधिकतर खाया जाता है। कोयया, यह जल में उत्पन्न होता है, जिसे कुमुद कहते हैं, इसे कोका बेली के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से क्यों की? तो इसका निम्न कारण से विश्वनाथ अपनी माँ की तुलना बतख से की, जिसमें पहला है खतरों से बचना। जिस प्रकार बतख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को सुरक्षित दुनिया की नजर से बचाए रखती है, उसी प्रकार लेखक की माँ भी ढाल बनकर अपने बच्चों की पूरी तरह से बचाए रखती, सार्थकता और कोमलता से देख रेख। जैसे बतख माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्क बरतते हुए कोमलता से अपने अंडों को पंख के अंदर छुपाती, उसी प्रकार मानव माँ भी अपने बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखते हैं कि शिशु को नुकसान न पहुँचे, आने वाले खतरों को पाप न। बतख माँ की निगाह सदैव कौवे की ताक पर रहती है। माँ भी बच्चों पर आने वाले संभावित खतरे की पाप लेती है। प्रश्न नंबर 8 है, अपना मालवा पाठ में मूल भाव का क्या है, लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता, आप उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा, अपना मूल पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि
भौतिकता की होड़ में प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी जगह उद्योग स्थापित नहीं करने चाहिए जहां लोग बचावट हो, क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और अपनी आजीविका गंवानी पड़ती है। लेखक ने यह संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए, धरती में पानी को रोकने हेतु कुएं, तालाबों, बावड़ियों को पुनः खुदवाकर जल स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका रही। तो इसका उत्तर रहेगा वातावरण के गर्म होने के कारण निम्नलिखित है, जिसमें आज औद्योगिकरण विकास के चलते हम उद्योग धंधों कल कारखाने लगा रहे, उनमें से वातावरण गर्म करने वाली गैसें निम्नलिखित, जैसे वातावरण को तापमान में बढ़ा देना, जैसे पहला दूसरा पॉइंट यूरोप और अमेरिका की भूमिका। यूरोप और अमेरिका देश समृद्ध देशों की श्रेणी में आते हैं। ये देश अपने औद्योगिक विकास के लिए उद्योग स्थापित करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं जो धरती के वातावरण को गर्म करती है। पॉइंट नंबर 3, इसे रोकने के उपाय। इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास को हाथ लेकर चलना होगा। उद्योगों के विकास में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे उद्योगों का नुकसान न पहुंच सके। प्रश्न नंबर 10 है, निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जगाती पंक्ति पर आशय स्पष्ट कीजिए। सूरदास की चौपड़ी के आधार पर। तो उत्तर है कि निद्रा अवस्था में मनुष्य अवचेतन मस्तिष्क क्रियाशील रहता, आने वाले विपत्ति से मनुष्य को सावधान कर देता है। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगने पर उनके अवचेतन से उनके सज्ज कर दिया और वे सभी जाकर आग बुझाने लगे। अब प्रश्न नंबर 11, प्रकृति सजीव नागरी बन गई, इस कथन के संदर्भ पर लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर रहेगा विश्वनाथ जब 10 वर्ष का था तब उस औरत को पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। उससे देखकर ऐसा लगा जैसे बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही। उस समय विश्वनाथ संतोषी भैया के घर के आंगन में जूही बेल को देखते रहे। उसकी खुशबू उसके प्राणों में बसी रहती थी। चांदनी में जूही के सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं कि मानो पेड़ों और लताओं पर चांदनी ही फूलों के रूप में दिखाई पड़ रही थी। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति, खुशबू भी प्रकृति। और औरत भी विश्वनाथ को जूही की लता बनी हुई थी, चांदनी के रूप में दिखाई दी, जिस चीज के फूलों के सुगंध आ रहे थे। विश्वनाथ उसे औरत के रूप में नहीं देखा था, उसे विश्वनाथ प्रकृति के सजीव रूप को देखा था। ऐसा लगता था कि जैसे प्रकृति ने सजीव स्त्री को रूप धारण कर दिया गया हो। तो ये हमारा आज का अंतराल भाग समाप्त हो गया है। हमने पूरा अंतराल पर सारे के सारे प्रश्नोत्तरी और अभ्यास छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न बनाने का प्रयास किया और ये एग्जाम की दृष्टि से आपको वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।